जीव जंतु को अपनी सुरक्षा के साधन दिए हैं। किसी को जहरीला डंक, किसी को तेज दांत, पंजे, सींग, यहाँ तक कि नाजुक फूल को भी कांटों का हथियार दिया। मगर हम इंसानों को मिला सबसे खतरनाक हथियार, दिमाग। हमने प्रकृति के जीव जंतुओं से सीखा और अपनी सुरक्षा के हथियार बनाए और सीखी युद्ध कला यानी मार्शल आर्ट्स। भारत में भी ऐसी कई युद्ध कलाओं का जन्म हुआ। मैं मानसी राज अपने शो इंडियन मार्शल आर्ट्स एक इतिहास में भारत की इन्हीं युद्ध कलाओं के बारे में जानने निकली हूँ। मैं लुधियाना के आलमगीर अखाड़े में आई हूँ, जहाँ एक प्राचीन युद्ध कला आज भी सिखाई जाती है। कुश्ती अपने आप में ही एक अद्भुत युद्ध कला है। ये जितनी करने में रोमांचकारी है, इससे कई ज्यादा देखने में। कैसे दो पहलवान अपने बाहुबल से बिना किसी हथियार के एक दूसरे को पछाड़ने का कौशल रखते हैं। कुश्ती भारत के सबसे प्राचीन युद्ध कलाओं में से एक है, लेकिन इस शैली की खोज कब और कैसे हुई होगी? मल्ल युद्ध कहने के बाद अपने सामने एक तगड़ा सा, लंबा चौड़ा, ताकतवर एक व्यक्तिमत्व सामने आ जाता है। उसे अपन पहलवान कहते हैं, जो भगवान ने दिए हुए शरीर संपदा, जो संपत्ति है अपने शरीर की, आरोग्य यानी, उसका उपयोग करके आगे मल्ल विद्या जो है, जो कला है, वो आत्मसात करके अपने शरीर को परिपूर्ण बनाकर मल्ल विद्या में पारंगत हो जाता है, जिसे पहलवान कहते हैं। अगर देखा जाए इसका पूर्व इतिहास, तो प्राचीन जमाने से जैसे कि ये अपना उत्क्रांति हुई, मानव जाति तैयार हो गई, उसको जीने के लिए बहुत झगड़ना पड़ता था। एक स्पर्धा हुआ करती थी, एक युद्ध हुआ करता था। उस युद्ध में जो ताकतवर होगा वही जीतता था। तो उस समय लड़ने के लिए और उसमें जीतने के लिए उन्होंने जो विद्या हासिल की, उस विद्या को मल्ल युद्ध कहते हैं। भारतीय मल्ल विद्या के 3 रूप थे, जामवंती, हनुमंती और जरासंधी। और बात करें अगर हम जरासंधी की, तो वो हथियारों के साथ उस टाइम पे कुश्ती होती थी प्राचीन काल में। और अगर बात करें हनुमानवंती की, तो जो आजकल की जो मल्ल विद्या है, वो जब एक पहलवान दूसरे पहलवान से कुश्ती लड़ता है तो किसी तरह के हथियार का उपयोग नहीं करता है, उसको हम हनुमंती बोलते हैं। हमें एक 3000 से 5000 साल तक रामायण महाभारत के ज़माने से ये मल्ल विद्या का और ये मल्ल युद्ध का उल्लेख दिखने में आता है। हिंदू पुस्तक रामायण के अनुसार लंका नरेश रावण का वानर राज बाली और सुग्रीव के साथ मल्ल युद्ध हुआ था। महाभारत में सुना ही होगा, भीम और जरासंध की जो कुश्ती हुई थी वो मल्ल युद्ध के हिसाब से हुई थी, और उसमें भीम ने जरासंध को मार दिया था। रामायण काल के हिंदू देवता हनुमान आज भी अपने अतुलित बल के कारण मल्ल युद्ध के देवता माने जाते हैं। पहलवानों के इष्ट देव माने जाते हैं बजरंगबली जी, हनुमान जी, और जितने भी पहलवान हैं वो ज़्यादातर पहलवान बजरंगबली जी की पूजा करते हैं। मल्ल युद्ध का सबसे पहला वर्णन 9वीं शताब्दी में संस्कृत आलेख और 10वीं शताब्दी में कन्नड़ा आलेख के अनुसार मल्ल योद्धा बाहुबली का मिलता है। एक भरत और दूसरे बाहुबली, 2 भाई थे। तो उनके में जो युद्ध हुआ, तो बाहुबली जो थे बहुत ही बलवान, उनका नाम ही है बाहुबली, जिनके बाहु में बल था, वो ताकतवर थे। उन्होंने भरत को हराया और हराने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और उन्होंने सब राज्य पूरा खुद करने के बजाय भरत को सौंपा दिया। तो पहले प्राचीन काल में जो कुश्तियाँ होती थी आपस में पहलवानों की, उसके ऊपर एक दूसरे देश का, एक दूसरे राज्य की जीत हार निर्भर करती थी, क्योंकि हिंसा ना हो इस वजह से हर एक जो राजा था, जो रजवाड़े थे, वो पहलवान रखते थे और उनके पहलवान ही आपस में कुश्ती लड़के इस बात का फैसला करते थे कि कौन जीता और कौन हारा। और प्राचीन काल में जो कुश्ती होती थी, वो जब तक एक पहलवान हार नहीं जाता था या दूसरा पहलवान मर नहीं जाता था, तब तक वो कुश्तियाँ होती थी। भारत के आसपास जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और फिर रशियन कंट्रीज़ हैं ऊपर, फिर उधर जापान, चाइना, मंगोलिया है, इन सभी के अंदर पहलवानी रेसलिंग आदिकाल के टाइम से हो रही है। और वहीं से इस वर्ड की उत्पत्ति हुई, जिसको आजकल पुराने टाइम से हम कुश्ती बोलते हैं। और जहाँ तक बात करें कुश्ती शब्द की, तो ये एक पर्शियन वर्ड है। मुगल 16वीं सेंचुरी में भारत आए और अपने साथ कुश्ती का पर्शियन रूप लाए।
मुगलों की पर्शियन राजाओं के साथ मित्रता थी। पर्शिया में खेला जाने वाला कुश्ती पहलवानी भारत के प्राचीन मल्ल युद्ध से मेल खाता था। मुगलों ने मल्ल युद्ध को नया रूप देने के लिए उसमें कुश्ती पहलवानी के कुछ नियम जोड़े और उसके बाद मल्ल युद्ध कुश्ती या पहलवानी के नाम से जाना जाने लगा। कुश्ती में बाबर ने ज़्यादातर उस समय बादशाह ने बहुत बढ़ावा दिया था। बाबर खुद अच्छे पहलवान थे, उनकी ताकत इतनी थी कि अपने बगल में दो लोगों को लेकर दबोच कर वो कहीं अंतर ऐसे दबा के लेके जाते थे। तो अगर ये कुश्ती में कोई होता तो माहिर उनको वो बढ़ावा देते थे। मल्ल विद्या के अंदर भारत में एक परंपरा थी कि भारत के जितने राजा थे वो पहलवानों को रखते थे और उनका भरण पोषण करते थे, उनको डाइट देते थे और पहलवानों की एक टोली होती थी जो आपस में प्रैक्टिस करती थी और जब कभी युद्ध होता था तो पहलवान एक दूसरे से लड़ते थे और उसी से हार जीत का फैसला होता था। मुगल शासकों के अलावा 17वीं सेंचुरी में मराठा शासक भी कुश्ती को बहुत महत्व देते थे। मराठा खुद वीर तो थे ही, पर वो पहलवानों को विशेष महत्व देते थे। वे अपने राज्यों में पहलवानों को प्रशिक्षित कराकर उन्हें अपनी सेना में भर्ती करते थे और उन्हीं पहलवानों को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा दल का हिस्सा भी बनाते थे। महाराष्ट्र की एक परंपरा रही है कि वहाँ पे शाहू महाराज थे जो कि कोल्हापुर के राजा थे और उन्होंने एक वहाँ पे परंपरा शुरू करी कि वहाँ पे जितने भी पहलवान थे, भारत के अच्छे पहलवान थे, उन सब को वो बुलाते थे अपने यहाँ पर और वो सब पहलवान शाहू महाराज के नाम से कुश्ती लड़ते थे। राज्यों की संपन्नता उस राज्य के पहलवानों की स्थिति और संख्या पर निर्भर करती थी। जिस राज्य में जितने ज्यादा पहलवान थे वो राज्य उतना ही शक्तिशाली था। भारत के दो बहुत ही ऊंचे दर्जे के पहलवान, इनका नाम लिए बगैर पूरा हो ही नहीं सकता, गामा और गुंगा। उसमें से गामा जो पहलवान थे वो अमृतसर में, उनका जन्म 1878 में हुआ था। शुरू में पटियाला के महाराजा उनको अपने दरबार में ला के अच्छी पहलवानी के लिए उनको आधार दिया, एक पालन किया उनका, वो पैटर्न थे उनके, वो गुण उन्होंने देखे थे कि इसके पास एक चैंपियन होने लायक ताकत है। सन 1910 तक गामा पहलवान ने भारत के लगभग सभी पहलवानों को परास्त कर दिया था। फिर उनकी नज़र विश्व के पहलवानों पर पड़ी। ब्रिटिश रूलर्स की मदद से गामा पहलवान को अपने भाई इमाम बख्श के साथ विदेशी पहलवानों की रेसलिंग प्रतियोगिता के लिए इंग्लैंड भेजा गया, लेकिन वहाँ उन्हें उनके छोटे कद के कारण पहली बार में ही प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका नहीं मिला। कुछ साल बाद गामा दोबारा कुश्ती लड़ने लंदन जा पहुंचे। उस टाइम पे नेहरू जी गामा पहलवान को लेके गए थे लंदन में और उन्होंने जेबिस्को जो कि वर्ल्ड चैंपियन पहलवान था उसको धराशायी किया था और ये अपने आप में एक देश के लिए गौरव की बात थी कि भारतीय पहलवान गामा ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया था जेबिस्को को हराकर। हालांकि उनकी कुश्ती महाराजा पटियाला ने पटियाला में भी करवाई, वहाँ पर भी गामा पहलवान कुश्ती जीत गए थे। वैसे कुश्ती देश के सभी प्रांतों में खेली जाती है, लेकिन कुश्ती का प्रमुख रूप से विकास देश के उत्तरी भाग में हुआ। मिट्टी की कुश्ती है वो भारत में कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। उसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिमाचल, उसके बाद फिर हम बात करें पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर दिल्ली, इन प्रदेशों में बहुत ज़्यादा कुश्ती पॉपुलर है। और फिर अगर हम बात करें बाकी राज्यों की साउथ में तो वहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटका और हैदराबाद में ख़ास तौर से कुश्ती काफ़ी लोकप्रिय है। और इन सभी राज्यों के अंदर पूरे साल लगातार मिट्टी के जो दंगल होते हैं, मिट्टी की जो कुश्ती प्रतियोगिता है उसको हम दंगल बोलते हैं। और ये दंगल जो है इनका आयोजन पूरे वर्ष में होता रहता है लगातार और उसमें भारी भरकम कैश प्राइजेस होते हैं और भारतीय पहलवान बढ़ चढ़कर उनमें हिस्सा लेते हैं। कुश्ती युवकों की शारीरिक मजबूती बढ़ाने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। देखिए, मल्ल विद्या के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कसरत करी जाती थी, आज भी पुराने समय के हिसाब से कसरत करी जाती है। जैसे कि हसली बोलते हैं, गर्दन में पहनने के लिए एक
पत्थर का टुकड़ा होता है जिसके बीच में एक बड़ा सा सर्कल होता है और उसको गर्दन में डाल लिया जाता है और उसमें वेट होता है 50 से 60 किलो के बीच में और उसको पहन के घूमना होता है क्योंकि गर्दन के अंदर काफ़ी बलशाली होनी चाहिए, गर्दन स्ट्रांग होनी चाहिए। रेसलिंग के अंदर गर्दन के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, तो इसलिए गर्दन को मजबूत करने के लिए हंसली को यूज़ करते हैं। महाराजा पटियाला ने गामा पहलवान के लिए स्पेशल हंसली बनाई थी, उसका वजन लगभग 100 किलो के लगभग है। आज भी महाराजा पटियाला का जो म्यूज़ियम है NIS पटियाला में, वहाँ पे वो हंसली मौजूद है, वो लगभग 100 किलो की है। उसके अलावा पहलवान दंड बैठक लगाते हैं शारीरिक मजबूती के लिए, जैसे कि जिम्स में आजकल हम डिप्स लगाते हैं, वैसे ही दंड बैठक लगाई जाती है। दंड बैठक कुश्ती का प्रमुख व्यायाम है। जनरली एक पहलवान अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए प्रतिदिन 500 से 1000 दंड बैठक करता है। और पहलवान ही क्यों, इतिहास में न जाने कितने राजा महाराजा हो चुके हैं जो शरीर से बलिष्ठ और शक्तिशाली थे और जो बड़े बड़े पहलवानों से टकराने का बूता रखते थे। मुगल सल्तनत में जो कि बादशाह था हुमायूं, उनको कुश्ती का शौक बहुत बड़ा था, तो वो इतने ताकतवर और कुश्ती के जाने माने और जानकार थे कि उन्होंने उनके जो एक सबसे बड़े मान्यवर ऊंचे पहलवान थे इमाम कुली, इनको हराया था। मुगल बादशाह अकबर वो कला के बड़े माहिर थे। हर साल उनके दरबार में कुश्ती की दंगल हुआ करती थी। उस दंगल के अंदर 2 पहलवान थे, लड़ रहे थे, एक हैबत और दूसरा जोग शोभा। तो एक मल्ल विद्या का एक शास्त्र है, किसी भी हालत में इस मल्ल विद्या में कोई भी शस्त्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अकबर के ध्यान में आ गया कि उसमें से एक पहलवान हैबत एक छोटा सा चाकू लेके अगले आदमी को तकलीफ दे रहा है और उसके अंदर खून निकला। तो खुद अकबर में उस दंगल में आके उस पहलवान हैबत को एक ठोसा ऐसा मारा था कि वो दंगल से बाहर हो गया था। ऐसा ये कुश्ती का इतिहास की एक घटना, मज़ेदार घटना अपने मुगल ज़माने में हुई थी। कुश्ती सिर्फ राजतंत्र तक ही सीमित नहीं थी, पर ब्रिटिश पीरियड में भी कुश्ती का प्रचलन रहा। कई सारे प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी कुश्ती का उपयोग करते थे। उस समय गुप्तपणे एक संस्था काम कर रही थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो चोरी छुपे नए नए जवान लोगों को क्रांतिकारक तैयार कर रही थी। ऐसे एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए चंद्रशेखर आजाद, जो अपनी छोटी सी उम्र से ही कुश्ती सीखते थे और बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाने का बूता रखते थे। पहले ज़माने के आपके देश के बड़े बड़े जो पहलवान थे उसके अंदर गामा गुंगा बड़े नाम थे, लेकिन एक नाम उनके बाद लेने लायक है जो सबको मालूम है, वो है पहलवान दारा सिंह, जिनको 1946 में रुस्तम हिंद ये खिताब मिला था। विश्व विजेता दारा सिंह ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 500 के करीब कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग लिया और इन सभी में विजय हासिल कर एक अनोखा कीर्तिमान बनाया। हालांकि दारा सिंह जी मिट्टी की और मैट की कुश्ती काफ़ी कम लड़ी उन्होंने, और जो आजकल हम कुश्ती देखते हैं WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, जिसको हम फ्री स्टाइल रेसलिंग भी बोलते हैं, वो उस ज़माने में करते थे और उन्होंने अपने से भारी भरकम पहलवान किंग कॉन्ग को हरा कर भारत का गौरव बढ़ाया था। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल की जो रेसलिंग है WWE, जिसके अंदर ग्रेट खली भी कुश्ती लड़ते हैं, वो एक कुश्ती की एक अलग फॉर्म है जिसको हम आज की मॉडर्न फॉर्म बोल सकते हैं। जैसे कि जापान में सुमो रेसलिंग भी होती है, वैसे ही WWE है। रेसलिंग आजकल 8-10 फॉर्म में खेली जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। पूरे कुश्ती के इतिहास में कुश्ती का महत्व इतना है पहलवानी का कि ईस्वीसन पूर्व 708 इस ज़माने में ओलंपिक गेम्स में इसको शरीक करके लिया था। तब कुश्ती एक पहला गेम था जिसकी ओलंपिक्स के अंदर खेला गया था, मतलब शुरुआत कुश्ती से हुई। ओलंपिक्स का इतिहास उठाएंगे तो कुश्ती एक ऐसा खेल था, वहाँ पे 2 ही पहलवान थे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि ओलंपिक्स जब शुरुआत हुई तो वहाँ पर कुश्ती का खेल सबसे प्रमुखता के ऊपर रखा गया। आज तक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में कुश्ती शरीक की है, जिसे रेसलिंग के नाम से होती है। इसके अंदर जो एक परंपरा रही है ग्रीको रोमन कुश्ती, वही परंपरा आजकल दुनिया भर चली है स्पर्धाओं में। ग्रीको रोमन कुश्ती की खासियत ये है, वो
समय से बंधी हुई रहती है। कुश्ती का दाव लगाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही जल्द होता है। बात करें हम मॉडर्न रेसलिंग की, ओलंपिक रेसलिंग की, तो उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस हैं और वो कुश्ती मैट पे ही खेली जाती है और उसका समय सीमा है। आज की जो ओलंपिक रेसलिंग है, मॉडर्न रेसलिंग है, उसका नियम है 3 मिनट का एक राउंड होता है, उसके बाद 30 सेकंड्स का ब्रेक होता है और फिर 3 मिनट का राउंड होता है और पॉइंटों के आधार पर इसका फैसला किया जाता है। जिस पहलवान के पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं उस पहलवान को विजयी घोषित किया जाता है और अगर दोनों पहलवानों के पॉइंट बराबर हैं उस स्थिति में देखा जाता है कि किसने बड़ी टेक्निक लगाई थी। उसके सामने भारतीय कुश्ती जो है ये पूरा एक पहलवान ने प्रतिद्वंदी को दूसरे को हराए बगैर कुश्ती पूरी नहीं होती, उसको समय का बंधन नहीं होता। देखिए, कुश्ती के अंदर बहुत सारे दाव लगाए जाते हैं और अगर दावों की अगर हम नंबर की या संख्या की बात करें तो वो एक ही दाव को कई पहलवान अलग अलग तरीके से लगाते हैं। उनकी अगर हम बात करें, सबसे पहले कला जंग आता है जिसके अंदर एक हाथ से विरोधी पहलवान का हाथ पकड़ा जाता है और दूसरे हाथ से उसके पैर की ग्रिप करी जाती है और लिफ्ट करके थ्रो कर दिया जाता है। फिर हम बात करें धोबी की, तो धोबी एक ऐसा दाव है जिसके अंदर पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती है और उसके अंदर दोनों विरोधी का जो हाथ है दूसरा पहलवान उसको अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और उसको लिफ्ट करके थ्रो कर देता है। और धोबी एक ऐसी टेक्निक है जो कि ग्रेको रोमन शैली के अंदर बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, क्योंकि ग्रेको रोमन शैली के अंदर पैर पकड़ना वर्जित होता है, इसलिए खास तौर से फ्री स्टाइल में भी लगाई जाती है, पर ग्रेको रोमन में धोबी का उपयोग काफ़ी होता है। 60s के दशक में भारत को वर्ल्ड रेसलिंग में 8वां और 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। 1962 में भारत के पहलवानों की प्रसिद्धि अपनी चरम सीमा पे थी, जब 4th एशियन गेम्स में भारत के सभी 7 पहलवानों ने मेडल लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया था और 1967 में भारत ने वर्ल्ड रेसलिंग की मेजबानी भी की थी। 1962 जकार्ता एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो भारतीय पहलवानों ने वहाँ पे स्वर्णिम उपलब्धि उस समय हासिल करी थी, क्योंकि उस समय देश में सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं थी, गद्दे उपलब्ध नहीं थे और भारतीय पहलवान मिट्टी भरी कुश्ती लड़ते थे और 7 पहलवानों ने भाग लिया था और टोटल 12 मेडल जीते थे। वर्तमान समय में अगर हम भारतीय कुश्ती की बात करें तो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन दिल्ली के अंदर किया गया था और वहाँ से एक कुश्ती को एक नया आयाम मिला। लोगों के अंदर एक मैसेज गया कि कुश्ती भी एक ऐसी कला है जिसको लोग देख सकते हैं और एक एंटरटेनिंग स्पोर्ट्स है। आज कुश्ती के क्षेत्र में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी अपना योगदान दे रही है। गीता और बबीता फोगट, 2 बहनें, अपने पिता महावीर के सपोर्ट से कुश्ती के क्षेत्र में आगे बढ़ी। दिल्ली में हुए 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गीता ने गोल्ड और बबीता ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। 2012 के ओलंपिक्स गेम्स में गीता लंदन कुश्ती में हिस्सा लेने भी गई थी। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि भारतीय महिला पहलवानों ने कॉमनवेल्थ गेम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मेडल जीतना काफ़ी मुश्किल होता है, वहाँ पर उन्होंने भारत के लिए मेडल जीते। अपने आप में एक ये काबिले तारीफ बात थी। भारतीय महिलाओं को जिस तरीके से जो भारत में एक सोच है कि कुश्ती जो है एक पुरुष प्रधान खेल है, महिलाएं कुश्ती नहीं कर सकती हैं, तो जब से महिलाएं आई कुश्ती के अंदर तब से एक नया मैसेज गया कि भाई भारतीय महिलाएं भी कुश्ती कर सकती हैं। और जैसे कि सोनिका कालीरमन थी, उन्होंने भी भारतीय महिला कुश्ती को काफ़ी एक नई पहचान दी। आज भी पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के विशेष पर्वों में दंगल प्रतियोगिताएं होती हैं और वहाँ के दर्शक पारंपरिक गीत संगीत के साथ कुश्ती का भी पूरा आनंद उठाते हैं। समय के साथ कुश्ती में परिवर्तन जरूर आया है, लेकिन आज भी कुश्ती भारत में अपना गौरव बनाए हुए है।
Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic.